हेलो डियर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोर्ड एग्जाम 2022 फिजिक्स क्लास 12 का पार्ट 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। आपका एग्जाम है, आप जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, तो टेंशन फ्री होके जो है बड़ी अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चन को करके जाइए, अच्छे नंबर आपके आएंगे। तैयारी कर ली होगी आप लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हमारे पास जो हाइगेंस ने सिद्धांत दिया था उसका उपयोग करना हमने, और उसके आधार पर हमने जो समतल तरंगाग्र होते हैं उससे अपवर्तन की व्याख्या करनी है। अपवर्तन हमें पता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है और वेग भी बदल जाता है। चलिए समझते हैं। तो चलिए हाइगेंस सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम जान लें कि हाइगेंस कौन थे। हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है तरंग सिद्धांत के बारे में दिया था। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो है तरंग रूप में चलता है, और उसी के आधार पर जो है व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या की गई। तो हाइगेंस ने ये जो है एक महत्वपूर्ण संकल्पना दी कि जो है हाइगेंस प्रकाश जो है तरंग रूप में चलता है, और उन्होंने जो है इस तरीके से तरंगों के रूप में चलता है। तो जब तरंग कंपन करते हैं, जैसे कण आप देख रहे हो किसी माध्यम में कण कंपन करते हैं, तो उसमें जो है क्या होते हैं, एक समान कला में जब कण कंपन करते हैं तो वो एक तरंग के रूप में जो है आगे की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से एक शांत जल में जब आप पत्थर फेंके तो उसमें तरंगे जो है देखा होगा आपने, जो है एक से एक आगे बढ़ती हुई चलती हैं, तो उनको हम तरंगाग्र कहते हैं। वो जो है तरंग के रूप में चलती है, तो उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो उसके बारे में हम देख लें कि क्या होता है। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। जैसे आप देख रहे होंगे इस चित्र में देख रहे हैं हमने क्या किया है, पानी का नल जो है खोला, टब में जैसे शांत जल हो, तो वहां पे आप देखेंगे जब एक हल्की सी बूंद पड़ती है तो उसमें देखा होगा इस तरीके के कंपन तरंगे जो है आगे की तरफ बढ़ती है। और यहाँ पर देखो आप, ये गोल गोल से आपको दिखाई देंगे आगे बढ़ते हुए, ये क्या है हमारे, यही हमारे तरंगाग्र कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, सभी कण क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं। इसी तरीके से देखो तरंगाग्र बनते जा रहे हैं, इनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी कण क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये जो है, जब ये वेव फ्रंट हमारी क्या होती है, धीरे धीरे आगे की तरफ जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, तो ये जो है इसकी जो गोलाई है धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे हम आगे समझेंगे उसको, और तब वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, उसका जो कर्व है वो कम होने लग जाता है, और बाद में क्या हो जाता है, वो सीधा हो जाता है। तो अगर स्रोत बहुत दूर है, प्रकाश स्रोत जैसे हमारे पास बहुत दूर है, तो वहां से जब प्रकाश आता है तो वो जो है इस तरीके से जो है धीरे धीरे, पहले जो हमारे पास तरंगाग्र होते हैं गोलियां होते हैं, गोलियां रूप में होते हैं, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो समतल होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हाइगेंस सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले समझ लें कि हाइगेंस सिद्धांत है क्या। यहाँ पर हमारे पास जो हाइगेंस ने दिया था सन 1678 में, जो है साइंटिस्ट हाइगेंस ने जो है एक सिद्धांत दिया तरंग सिद्धांत के आधार पर। उसको हम द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और उससे जो है आगे चल के जो है अपवर्तन की व्याख्या की गई, तो परावर्तन की व्याख्या की गई, व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, इन सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन किया गया। तो चलिए जाने हाइगेंस सिद्धांत क्या है। थोड़ा सा ये रिकॉल भी हो जाएगा हाइगेंस सिद्धांत, तभी हम जो है आगे बढ़ेंगे इसमें। हाइगेंस सिद्धांत के बारे में हम समझेंगे क्या होता है हाइगेंस सिद्धांत। यहाँ पर हमारे पास हाइगेंस ने बताया था कि जो यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, तो ये प्रकाश स्रोत हमारा जो प्राथमिक तरंगाग्र, इसको आपने ध्यान रखना है, ये हमारा ये प्राथमिक तरंगाग्र कहलाता है। तो प्रकाश जो है प्राथमिक तरंगाग्र जो हमारे पास स्रोत है, तो एक बिंदुवत स्रोत है। तो जब इससे जो है तरंगे निकलेंगी तो इस तरीके से जो है क्या होंगी, आगे की तरफ जाएंगी। ये देखो आप कर्व के रूप में जो है आगे की तरफ बढ़ी है, जैसा अभी हमने पानी में देखा था। तो इस तरीके से एक कर्व जो है बन रहा था, सर्कल जैसे बन रहा था। तो इनमें क्या होता है, हाइगेंस ने बताया कि इसमें जो है ये तरंगाग्र, इसमें जो है सभी कण जो है कंपन की समान कला में होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो ये क्योंकि गोलीय रूप में है तो इसको हम गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, गोलीय तरंगाग्र। फिर उन्होंने बताया इसमें जो स्थित कण है, इसमें जो हमारे पास जैसे इस तरीके से देखें, इसमें हमने 1 2 3 4 5 ये हमने जो है कण दिखा रखे हैं। तो इन कणों में भी जो है क्या होता है, ये हमारे पास जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हमने 5 कण दिखाए हैं। तो ये भी क्या करते हैं, इनमें भी जो है क्या होता है, ये भी जब ये कण कंपन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपने चारों तरफ भी जो है कंपन शुरू करने लग जाते हैं। उसी स्थान पे जो है वाइब्रेट करते हैं, और वहां पर भी जो है तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो वहां से एक नई तरंगे उत्पन्न होती हैं, और इन तरंगों को उन्होंने नाम दिया द्वितीयक तरंगिकाएं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस तरीके से, यहाँ पे आप देखा कि ये जो है इस तरीके से जो है तरंगे अपने चारों तरफ ये जो है फैलाती हैं, और
धीरे धीरे जो है एक इस तरीके की जो है तरंगे उत्पन्न करना शुरू करते हैं जब कण होंगे। तो ये जो है यहाँ पर से हमने देखा जो तरंगाग्र में, तो उन्होंने पहली जो आपने परिकल्पना दी, उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने सबसे पहले यही चीज बताया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है, और प्राथमिक तरंगाग्र हमारा प्राथमिक स्रोत क्या होता है, प्राथमिक तरंगाग्र कहलाता है, और उससे तरंगे आगे चलते हुए और तरंगाग्र पे जो है प्रत्येक कण क्या होता है, कंपन की समान कला में होता है, तो उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। और एक ऐसा पृष्ठ हमने, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है, हमने इस तरीके से खींचा जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, जैसे हमने परिभाषा में पढ़ी थी। और यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक कण क्या करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा और उनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। इन तरंगिकाओं को हम क्या नाम देते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये सारे के सारे नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, और इन द्वितीयक तरंगिकाओं को जो है, इन इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर हम खींचें, यानी टेंजेंट अगर हम इन पे खींचें, तो ये जो है उस क्षण उस नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट उन्होंने हैगेंस ने बताया था, ये आपने पढ़े हुए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। तो ये जो है उन्होंने बताया कि इन तरंगिकाओं, जो हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं थी, इन पर जो है स्पर्श करती हुई रेखा खींचे, तो ये हमारे उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये अगला तरंगाग्र भी कैसा होगा, गोलीय होगा। इसी तरीके से जो है ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता है, और जो है धीरे धीरे ऐसे हम देखें किस तरीके से आगे, और जब हमने बताया कर्व कम होने लग जाएगा धीरे धीरे, ये कर्व कम होने लग जाएगा, तो यहाँ पर फिर से ये जो ये देख रहे होंगे आप, ये कण जो है इसी तरीके से फिर जो है इसमें इस तरीके से जो है तरंगाग्र होंगे, और इनको स्पर्श करती हुई रेखा खींचेंगे हम, तो ये भी जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, और ये भी जो है इस समय नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर जो है कण कंपन की समान कला में, यहाँ पर भी वही कण है जो धीरे धीरे आगे चल के बढ़ के आते हैं, और ये कण हो जाते हैं हमारे वही 1 2 3 4 5, और ये कण जो है इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए, और ये भी फिर नए तरंग का स्रोत का कार्य करते हैं, और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना कि द्वितीयक तरंगिकाएं जो है उसी वेग से आगे की तरफ बढ़ती हैं जिस वेग से प्राथमिक तरंगे चलती हैं। तो प्राथमिक तरंगों की चाल से जो है द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो अगर एक ही माध्यम है, माध्यम एक ही है, तो तब इस तरीके से चलती है, दूसरे माध्यम में अलग बात होती है इसमें। तो एक ही माध्यम में, तो यहाँ पर जो है द्वितीयक तरंगिकाएं उसी वेग से आगे बढ़ती है जिस वेग से प्राथमिक तरंगे चल रही है, और आगे चल के क्या हो जाती है बच्चों, ये जो है एक समतल तरंगाग्र बन जाता है। जैसे मैंने बताया एक कर्व में था तो गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। धीरे धीरे जो आगे स्रोत बहुत दूर होगा, आपने अगर आपको गोलीय तरंगाग्र की परिभाषा पूछेंगे, तो यदि स्रोत बिंदुवत है यानी छोटे बिंदु के रूप में है, तो उसका तरंगाग्र गोलीय होगा। जैसे जैसे जो है स्रोत दूर होता चला जाएगा, वैसे वैसे तरंगाग्र कैसा होने लग जाएगा, वेव फ्रंट हमारा कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो इस वाले तरंगाग्र को हम नाम देते हैं समतल तरंगाग्र। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ये वाला तरंगाग्र कहलाता है हमारा समतल तरंगाग्र। क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा समतल तरंगाग्र है, तो इसी के हमने इसी का यूज करते हुए हमने, तो इसको जो है हम देखें तो समतल तरंगाग्र में हमारे पास इस तरीके से हम इसको दिखा लेंगे, एक फ्लैट इस तरीके से होगा, और इसके अभिलंबत जो है तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से जो है इसके अभिलंबत जो है क्या होती है, ये तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित करती है, इसको हम किरण भी कहते हैं। तो ये जो है अभिलंबत पृष्ठ है, ये हमारा क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया। ये हमारा जो है ये वाला पृष्ठ हमारा जो है क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया। ये तरंगाग्र कैसा होगा बच्चों, समतल तरंगाग्र। गुड। और यहाँ पर से ये जो हमारी ये जो है क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी, ये प्रकाश किरण है, और ये जो है क्या हो रही है, तरंगाग्र, यानी जो है इस पे जो है अभिलंबत प्रवेश करती है। तो इसके अभिलंबत जो होती है उसको हम तरंग संचरण, या जो हमारी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, उसको हम जो है तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है ये किरण से। तो इस तरीके से जो है हैगेंस ने दिया था, उसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हमें जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी सहायता से आपने जो है अपवर्तन की नियमों की व्याख्या करनी है। तो मैंने आपको बताया अगर हैगेंस का सिद्धांत पूछा उसने, तब आपने लिखना है इसको क्वेश्चन में। अगर नहीं पूछा है तो आपने सिर्फ अपवर्तन की व्याख्या करनी है, लेकिन उसको समझने से पहले इसको जानना जरूरी था। चलिए आगे देख लेते हैं। उसमें क्या था कि हमारे पास ये हमने बताया था 1678 में हैगेंस ने दिया था ये, तो ये माध्यम में हमने ये पढ़ लिया कि वेव फ्रंट कहलाता है। हैगेंस के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करती है। तो उन्होंने जो है यहाँ पर क्या लिया, एक समतल कांच का जो पृष्ठ है वो लिया माध्यम, यहाँ पर देख रहे होंगे इसको हमने एक्स वाई से दिखा दिया, एक समतल कांच का पृष्ठ है एक्स वाई, और ये वाला जो है यहाँ पर हमारे पास जो माध्यम है, ये वाला माध्यम हमारे पास हो जाएगा वायु, और ये वाला माध्यम हमारे पास हो जाएगा कांच। ठीक है, तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला हमारा जो है रेयर मीडियम कहलाता है, और ये हमारा डेंसर मीडियम कहलाता है। ये हमारा जो है विरल माध्यम होता है, और ये वाला माध्यम हमारा सघन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके आधार पर हमने अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है। तो अपवर्तन के नियम इन्होंने बताया था कि जब यहाँ पर से हमने बताया कि प्रकाश किरण एक्स वाई यहाँ पर से जो है इस तरीके से
आर ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी आपतित किरण होती है। आपतित किरण होती है, इन किरण पे ये देखेंगे यहाँ पर जो पृष्ठ है, इन पृष्ठों पर हम क्या करें, यहाँ पर और यहाँ पर अभिलंब खींच लें, ये हमारे अभिलंब हो गए। तो यहाँ पर हमने बताया जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इसके आधार पर इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है, यहाँ पर हम जो है ये वाला हमारे पास ये जो कोण होता है, ये आई कोण होता है, आपतन कोण कहते हैं, और ये वाला कोण हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण आर कहलाता है। ये सभी को पता है, ये आपतन कोण आई हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे तो उसमें हमारे पास जो आता है साइन आई और साइन आर में ये रिलेशन देखा गया, साइन आई और कोण साइन आर एक नियतांक आता है। ये आपको जो है प्रूफ करना है इसमें किसका मान क्या होता है, नियतांक होता है। ये नियतांक हमारे पास जो होता है ये 1 and 2 यानी n2/n1, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 and 2। अगर जैसे अगर ये वाला माध्यम हमारे पास वायु है, यहाँ पर ये माध्यम कांच हो तो इसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 आता है, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। और अगर यहाँ पर ये वाटर हो, पानी होता, तब इसका अपवर्तनांक जो है 1.33 आता है। तो ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, चाहे आप कोण आई का मान बदलेंगे तो आर का मान भी जब आप कोण आई का मान बदलेंगे बच्चों तो आर का मान भी बदलता चला जाएगा, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर का मान हमेशा कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और वो जैसे पानी के लिए मैंने बताया 1.33 आता है, कांच के लिए 1.5 आता है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध क्या करना है आपने। तो यहाँ पर हमारे पास हम पहले बात करेंगे जो प्रकाश आ रहा है दूर से, वो जो है किस रूप में आएगा, समतल तरंगाग्र के रूप में। तो यहाँ पे आप देखिए समतल तरंगाग्र ये चल रहा है, यहाँ पर ए बी, ये हमने अभी देखो आपको दिखाया होगा, ये हमारे पास ए बी एक समतल तरंगाग्र के रूप में आएगा प्रकाश। इस तरीके से एक ए बी समतल तरंगाग्र है जिस पर स्थित प्रत्येक कण, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कण हमने दिखा रखे हैं। ये कण भी जो है क्या करेंगे, यहाँ पर से जो है माना इस पे कण कंपन करते हुए चलते हुए आ रहे हैं, उसमें माध्यम में स्थित जो प्रत्येक कण क्या करने लग जाए, कंपन करने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं इस समतल तरंगाग्र ए बी में, तो जो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो माध्यम विरल था, दूसरे में हमारे पास माध्यम सघन था, तो हमने बताया था कि जो है उसकी दिशा भी बदल जाती है अपवर्तन में और उसका वेग भी बदल जाता है। यहाँ पर आपने क्लियर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माना इस तरंग का वेग क्या है, v1 है, और इसमें जो है v2 है। यहाँ पर आपने जो है एक में वेग v1 ले लिया, दूसरे में वेग v2 ले लिया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बच्चों? तो यहाँ पर वेग v1 है, दूसरे माध्यम में वेग v2 है। तो यहाँ पर जो है हमें पता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण क्या होती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब जो है पहले में आपको ध्यान रखना है, इसका झुकने का कारण क्या होता है, यहाँ पर जो है इसका कारण ये v1 का मान क्या होता है, अधिक होता है v2 के मान से। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। और ये सभी को पता है कि जो c होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, 3 गुना गया 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस प्रकाश की चाल ये होती है, और यहाँ पर जो है वेग जो है वायु में अधिक होगी और कांच या पानी में कम होगी। यहाँ पे आपका मान ध्यान रखना है, v1 का मान v2 से अधिक होता है। यहाँ पर जो है क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकने का कारण यह है कि वह जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो है तरंगाग्र क्या होगा, ये जो है जितने भी कण है ये जो है बारी बारी से यहाँ पर हमारे पास एक पृष्ठ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ पर बारी बारी से वो टकराते रहेंगे। और जो है सबसे पहला जो तरंगाग्र पृष्ठ पर गिरेगा, जो तरंगाग्र, जो समतल तरंगाग्र का जो पहला कण है, यहाँ पर अगर मैं इसको बात करूं, ये वाला कण फर्स्ट नाम दे दे, इस वाले कण को सेकंड दे दे, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें और इसको 5 कर दें, जैसे हम पहले बता रहे थे। तो आप बताएंगे सबसे पहला कण कौन सा आपतित हो जा रहा है पृष्ठ पे, पहला कण 1 नंबर वाला कण जो है सबसे पहले आएगा। लास्ट में कौन गिरेगा, यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर जो गिरेगा वो 5वें नंबर का कण गिरेगा। इस बीच में ये जो है सारे कण यहाँ पर आके आपतित होते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर से माना इसको हमने जो है ए डैश ले लेना है, तो यहाँ से ए डैश तक जो है क्या करेंगे, लगातार गिरते चले जाएंगे। और ये समतल तरंगाग्र के जो हमारे पास कुछ समय बाद हम देखेंगे, तो यहाँ से बी को माना जो है, यहाँ पर मैं जो है इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ ए डैश। ठीक है बच्चों, ये जो है ए डैश है, तो ए डैश के पृष्ठ में ये सारे के सारे कण एक एक करके गिरेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपतित होगा वो पहला कण गिरेगा और सबसे लास्ट में गिरेगा 5वें नंबर का कण जो बी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो माना जो है बी को ए डैश तक पहुंचने में माना जो समय लगता है वो टी समय लगता है। कितना समय लगता है, जो समय लगेगा वो हमने क्या लेना है, समय टी समय में। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है क्षण जो है कौन सा क्षण है, टी क्षण है। तो टी क्षण में जो है बी को ए डैश तक जो है
यहाँ तक जो है चली, बी को ए डैश तक चलने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी बच्चों, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी बता सकते हैं? दूरी क्या हो जाएगी? बी ए डैश, बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी बताइए? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा गया समय, चाल है उसका v1, पहले मैंने बताया माध्यम वायु में जो इसकी स्पीड क्या है v1 है, और इंटू समय कितना है t। तो ये जो है आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेना है। यहाँ पर बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? v1 t। देखो आपने लिखना तो है ही पहले की जो है समतल तरंग अगर ए बी है, और जो है ये जब किसी पृष्ठ एक्स वाई पृष्ठ पर समतल कांच के पृष्ठ पर आपतित होता है तो ये जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। सबसे पहले कण जो है लगातार जो है ए और ए डैश के बीच में सारे कण गिरते हैं। सबसे पहला जो आपतित होगा वो नंबर 1 का कण होता है, सबसे अंत में कौन सा गिरेगा? बी वाला कण। तो बी वाला कण को जो है एक डैश तक पहुंचने में जो समय माना टी समय लग रहा है, तो तब वो कितनी दूरी तय कर लेगा? बी ए डैश। अब देखिए जो है जब तक जो है कण बी नंबर का जो 5वें नंबर का कण है वो ए डैश तक पहुंचेगा, तो क्या ए वाला जो नंबर 1 कण है वहीं पे रहेगा? नहीं, वो जो है आपका वो कण आगे की तरफ बढ़ चुका होगा, तो वो कण जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप उसको जो है यहाँ पर जो है इसकी ए से जो आगे बढ़ा उसकी चली गई दूरी और बी को ए डैश तक पहुंचने में चली गई दूरी बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बराबर? क्योंकि उसका उन दोनों का वेग अलग अलग है। यहाँ पर वेग v1 है, यहाँ पर वेग v2 है, दूरी बराबर नहीं होगी क्योंकि जबकि समय बराबर है। हम जो है टी समय में देखेंगे कि नंबर 1 वाला कण कहाँ तक पहुंचेगा, और यहाँ हमने 5 नंबर वाले कण को हमने देख लिया कि ए डैश तक पहुंच गया, यानी पृष्ठ पर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर ए वाला जो है कितने दूरी तय कर लेगा, उसको जो है हमने v2 हमें उसका वेग पता होगा, तो हमने क्या कर लेना वहां पर, यहाँ पे हम देख लें ए बी डैश, ए बी डैश बराबर कितना हो जाएगा? ए बी डैश हमारे पास द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से निकलेंगी पृष्ठ ए डैश के बीच में जितने भी कण हैं, अब वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, और वो द्वितीयक तरंगिकाएं जो है आगे की तरफ बढ़ेंगी, और सबसे पहला जो है 1 नंबर का कण आगे बढ़ेगा, वो जो है कितनी दूरी तय कर लेगा टी समय में? बताइए जल्दी से, कितनी दूरी तय कर लेगा? v2t। गुड, v2t दूरी तय कर लेगा क्योंकि उसका वेग क्या था? दूसरे माध्यम में v2 वेग है और समय t है, और उसका v2t त्रिज्या का अगर हम एक चाप काट लें तो ये वाला चाप आप देख रहे होंगे, ये देखेंगे आप, ये हमारे पास ये समतल तरंगाग्र है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे समतल तरंगाग्र, तो ये वाला जो कोण होगा यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, और वैसे ही यहाँ पर जो हमने समतल तरंगाग्र पे खींचा ये वाला कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो ये वाला कोण भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये समतल तरंगाग्र है, तो ये जो है हमें पता है कि जो तरंगे निकलती हैं ये वाली जो आपतित किरण है ये दोनों समांतर निकलती है। कांच के गुटके में भी आप प्रयोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये तरंगाग्र होगा यहाँ से यहाँ तक, ये प्रत्येक ए डैश बी डैश यहाँ से यहाँ तक का जो तरंगाग्र है ये यहाँ पर जो हमारे पास होंगे सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, तो यहाँ से भी जो है ये फिर यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी ए डैश बी डैश, ये हमारा जो है अपवर्तित, यहाँ पर जो है इस वाले को हम कह दें ये जो हमारे पास है ये हमारे पास आपतित तरंगाग्र हो जाएगा कौन सा? ए बी। और ये वाला जो तरंगाग्र ए डैश बी डैश जो नया तरंगाग्र बना हमारे पास, वो तरंगाग्र हमारा क्या कहलाएगा बच्चों बताइए? ये वाला कहलाएगा अपवर्तित तरंगाग्र। इसको हम क्या नाम देंगे? अपवर्तित तरंगाग्र। गुड, ये वाला अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया? अपवर्तित तरंगाग्र। जैसे अपवर्तित किरण हम बोलते हैं वैसी तरंगाग्र को क्या बोलेंगे? अपवर्तित तरंगाग्र। अब जो है क्या होता है इसमें, ये हमने लंब खींचा यहाँ पे, तो v2t त्रिज्या का हमने जो है चाप खींच लिया ये वाला, यहाँ पर आपने देखना है। अब हमें जो है यहाँ पर हम जो है बता रहे हैं ये वाला कोण I होगा, ये वाला कोण R होगा, और इसमें हमने रिलेशन निकालना है स्नेल के नियम से sin I अपन sin R। उसको देखने के लिए हमने जो है क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे होंगे। यहाँ पर नंबर 1 त्रिभुज ये है और नंबर 2 त्रिभुज यहाँ पर। इन 2 त्रिभुजों को आपने प्रयोग करते हुए जो है क्या करना है, I और R के मान निकालने हैं। एक त्रिभुज हो जाएगा A बी ए डैश, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। अब देखिए क्या करना है इसमें आपने, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला कोण मैंने बताया कितना कोण होगा, ये वाला 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। अब ये वाला कोण ज्ञात कीजिए पहले। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये हमने अभिलंब खींचा हुआ है, ये अभिलंब यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो कोण होगा ये कोण कितना हो जाएगा बच्चों? 90। ये आपको क्लियर हो रहा है? ये वाला कोण हो जाएगा हमारे पास 90। अब देखो यहाँ पे ये वाला कोण 90 होगा, और ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक आप देख लें, ये वाला कोण कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा हमारे पास, इसको बताऊं, ये हो जाएगा 90 माइनस I। देखिए ये वाला कोण यहाँ से लेके और यहाँ तक
90 माइनस आई, क्योंकि ये मैं बताऊं इधर से यहाँ तक ये वाला कोण भी 90 था और ये वाला कोण आई है, तो ये कोण कितना बचेगा 90 माइनस आई। अब देखिए ये वाला 90 माइनस आई हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक फिर से 90 है, तो ये कोण स्वतः ही कितना बच रहा है बताएंगे? ये वाला कोण स्वतः ही कितना बच रहा है आई। गुड, ये वाला कोण हमारे पास आपने ध्यान रखना है, ये वाला कोण हमारे पास कितना हो जाएगा आई, ये वाला कोण हो गया आई। इस त्रिभुज में हमारे पास बी ए डैश, आप ये समझ सकते हैं कोण बी ए डैश जो है ये कोण आई है, त्रिभुज हमारे पास है। उस त्रिभुज में ये वाला कोण आप देख लेंगे कितना होगा, यहाँ पर ये 90 हुआ, यहाँ पर ये 90 होगा, ये जो है कोण आर है, यहाँ पर ये कोण आर है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो बच्चों 90 माइनस आर। गुड, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। क्यों हो रहा है 90 माइनस आर? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कोण कितना होगा, ये वाला पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का कोण ये जो है 90 है, अपवर्तन कोण। ये अभिलंब खींचा, आप इस अभिलंब पे ध्यान दीजिए, ये अभिलंब खींचा है, ये वाला कोण 90 होगा, तो ये वाला कोण कितना बचेगा 90 माइनस आर। ये वाला 90 माइनस आर होगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आर, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तीनों का त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 अंश होता है, इन सबको ऐड करोगे तो ये वाला कोण स्वतः कितना निकल जाएगा आर। क्लियर हो रहा है? आप जो है इस त्रिभुज में जो है लगाइए नियम। अब ये जो है आपको जब साइन आई की जरूरत पड़ेगी तो आपको पता होगा कि साइन आई का मान आई के, जो मैंने बताया हमेशा जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे आप जब त्रिभुज लेंगे तो ये जो है ये यहाँ पे लंब बन रहा है, तो लंब के सामने वाली भुजा जब हमारे पास इस तरीके से हम देखें तो मैं बताऊं यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से होता है, ये हमारे पास यहाँ पर जो 90 बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, ये सभी को पता है, ये कर्ण होती है। और जिस कोण की जब बात की जाती है उस कोण के सामने वाली भुजा हमने बताया था क्या होती है, लंब होती है। ये आप दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और जो हमारे पास जो एंगल जहाँ पे पूछ रहा है उस एंगल के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। आधार तब आपको अपने आप ही पता लग जाएगा आधार कौन सा हो गया। क्लियर हो? ठीक है, तो चलो आधार की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, तो चलिए आप देख लेते हैं इसमें कि हमारे पास यहाँ पे हम देख लें कि जो है हमने जो है त्रिभुज ए बी ए डैश में लेना है, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा बोलो, साइन आई बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बोलो क्या होगा, साइन आई के सामने वाला भुजा कौन सी है, लंब बी ए डैश, इसके सामने वाली भुजा मैंने एरो से दिखा रही है, ये बी ए डैश लंब हो जाएगा। कर्ण कौन सा होगा बोलो जल्दी से, 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है बोलो, ए डैश। गुड, ये ए डैश जो है इसकी, ये जो है इसका कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम साइन आर निकालेंगे, साइन आर बराबर बोलो क्या हो जाएगा, साइन आर आप सेकंड त्रिभुज लेंगे दूसरे त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देख लो, दूसरे त्रिभुज में साइन आर, आर के सामने वाली भुजा, आर के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बी डैश, इसके सामने वाली भुजा कौन सी बच्चों, ए बी डैश। क्लियर हो रहा है? और बट इसके जो है कर्ण कौन सा होगा, 90 के सामने वाली भुजा, तो ये 90 के सामने वाली ए डैश, तो यहाँ पर जो है 90 के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ए डैश। अब हमारे पास हमने क्या करना है, इसको साइन आई अपॉन साइन आर करना है, अपॉन साइन आर, क्योंकि हमें पता है कि अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर का मान यहाँ से देखो ये रखो, बी ए डैश अपॉन ए डैश। क्लियर हो रहा है? बी ए डैश अपॉन ए डैश कैसे है मैंने पहले बता दिया। अब जो है ए साइन आर की वैल्यू रखो यहाँ पर से, ए बी डैश अपॉन ए डैश, ए डैश, ए डैश से देखो ए डैश कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ रहा है, बी ए डैश अपॉन में बचेगा ए बी डैश। क्लियर हो रहा है? बी ए डैश की वैल्यू हमने देखो क्या निकाली थी, समीकरण 1 में देख लो, ये हमने निकाली थी समीकरण 1 में V1T, और जो है ए बी डैश की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों, ए बी डैश की बोलो जल्दी से, V2T। यहाँ पे आप देख रहे हो समीकरण 2 से V2T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2, और ये V1 अपॉन V2 क्या होता है, नियतांक होता है। ये जो है हमें पता है कि जो है वायु में इसकी चाल कितनी है और पानी में कितनी है प्रकाश की चाल, ये नियत होती है हमेशा, तो इसलिए जो है साइन आई अपॉन साइन आर का मान कांस्टेंट आता है, यही हमें जो है सिद्ध करना था। मैंने बताया आपको जो है यही सिद्ध करना था, ये जो है V1 अपॉन V2 बराबर नियतांक आ जाएगा, और V1 बराबर आप देखो हमने एक सूत्र लिखा था आपको कि जो है यहाँ पे मैं जो है, तो यहाँ पे हमने जो है आपको एक सूत्र लिखा था V बराबर, हमने जो है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हमने बताया था क्या होता है, V बराबर होता है C अपॉन म्यू, या म्यू क्या है उसका अपवर्तनांक, या एन, यहाँ पे कुछ किताबों में आप एन भी लिखते हैं, तो V बराबर C अपॉन एन कह लीजिए, C अपॉन म्यू कह लीजिए,
म्यू क्या होता है, प्रकाश की जो है हमारा उसका अपवर्तनांक हो जाता है, v क्या है उसकी प्रकाश, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे वो पानी है चाहे कांच है चाहे वायु है। तो v बराबर सी अपॉन एन हो जाता है, या सी अपॉन म्यू कह लीजिए, तो एन बराबर कह लीजिए या म्यू बराबर, आप जो कंफ्यूजन है उसमें, तो एन बराबर हो जाएगा सी अपॉन वी। ये जो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, v बराबर सी अपॉन एन या म्यू होता है। एक बार जो है एग्जाम में यही दिया था कि जो है कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया था, जल का अपवर्तनांक 1.3, हीरे का 2 पॉइंट कुछ दिया था। तो पूछा था किसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे आपने देना जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें वेग कम होगा, प्रकाश का वेग कम होगा। एन से ही पता लग जाता है, अपवर्तनांक म्यू से पता लग जाता है। अगर म्यू का मान अधिक होगा तो उसका वेग कम होगा, इसको भी ध्यान रखना हमने। तो यहाँ पे जो है सी अपॉन वी से, तो यहाँ पे आप देखेंगे वी बराबर क्या होता है सी अपॉन म्यू से। तो सी अपॉन म्यू से यहाँ पे आप जब v1 का मान रखोगे, यहाँ पे v1 करोगे, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, c तो प्रकाश की चाल वायु में निर्वात में नियत है c, और म्यू की जगह या n की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर लोगे n1, क्या कर लोगे n1, और v2 बराबर क्या कर लोगे c अपॉन n2। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, आप क्लियर देख पा रहे हैं जगह की वजह से। तो यहाँ पे जो है तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो v1 का मान आपने यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे आप जब इसका मान रखेंगे, यहाँ पे इसके जब आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा c अपॉन n1, और इसका मान हो जाएगा v2 का मान c अपॉन n2। c से c कैंसिल होगा बच्चों, तो क्या बच रहा है यहाँ पे n2 जाएगा ऊपर और n1 आएगा नीचे। तो देखिए n2 अपॉन n1 जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, कि यहाँ पर जो है इसका मान कितना होता है n2 अपॉन n1, और इसी को हम क्या कहते हैं 1n2। ये n2 अपॉन n1 क्या कहलाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 अपॉन n1। ये जो है इस सूत्र से आया, v1 बराबर c अपॉन n1, v2 बराबर c अपॉन n2। यहाँ पे आप रख देंगे c अपॉन n1, c अपॉन n2, c से c कैंसिल होगा, n2 जाएगा ऊपर, n1 रहेगा नीचे, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। तो 1n2 यही जो है स्नेल का नियम है, आपने क्या लिखना है, यही स्नेल का नियम है, यही हमारे पास स्नेल का नियम है, यही जो है हमारे पास अपवर्तन का पहला नियम आ जाता है। ये हमारे पास स्नेल का नियम है, यही जो है अपवर्तन का नियम है। और दूसरा नियम हमारे पास पता है, सभी को पता है कि ये जो है दूसरे नियम में आपने लिखना है कि ये जो है आपतित तरंगाग्र, ये हमारे पास ए बी, यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये जो हमारे पास ये जो है ए बी, ये हमारे पास क्या है आपतित तरंगाग्र, और ए डैश बी डैश ये कौन सा तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र, और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये दूसरा नियम है अपवर्तन का, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, ये हमारा दूसरा नियम है। तो इस प्रकार से हैगेन्स के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन के नियमों की, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या हो जाती है, जो स्नेल का नियम था। और इस प्रकार से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, क्लियर हुआ बच्चों का हैगेन्स सिद्धांत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, पदार्थ तरंग किसे कहते हैं, दिखाइए कि भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लगभग 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन, ये हमारे डी ब्रॉगली जो है फ्रांस के वैज्ञानिक लुइस डी ब्रॉगली नाम था इनका, तो डी बोल लो चाहे डी बोल लो एक जैसे नाम आता है, ध्यान है। तो लुइस डी ब्रॉगली ने जो है ये बताया कि जो ड्यूअल नेचर था प्रकाश के, ड्यूअल नेचर के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश की दैत्य प्रकृति है, दैत्य प्रकृति का मतलब जिसमें प्रकाश तरंग प्रकृति में भी होगा और कण प्रकृति में होगा। कुछ नियम ऐसे थे जिनको हम जो है कण प्रकृति के आधार पर व्याख्या करते हैं, कुछ हमने तरंग प्रकृति के आधार पर, जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, उसको हमने जो है प्रकाश को तरंग के रूप में मान के इसकी व्याख्या की थी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे प्रकाश का जो हमारे पास प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, क्वांटम सिद्धांत है, इनकी व्याख्या जो है हम कण प्रकृति मान के करते हैं। तो प्रकाश की दोनों प्रकार की प्रकृति होती है, तरंग भी और कण भी, ये सभी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर कहते हैं। वो हमारा ड्यूअल नेचर कहता है, द्वितीय प्रकृति कहलाती है, जिसमें कण प्रकृति भी होती है, तरंग प्रकृति भी होती है। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो है तरंग का संबंध जो है कण से होता है, कण जो है तरंग को, जो हमने बताया प्रकाश जब तरंग के रूप में चलता है तो उसमें कण हमारे पास होते हैं। तो उन्होंने जो है लुइस डी ब्रोगली ने कहा कि जो है कण का संबंध भी किससे होना चाहिए, तरंगों के से होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तरंग से कब संबंध होगा, जब कभी भी कोई कण गतिमान होगा तब वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा। उन्होंने कहा जब भी कण अगर स्थिर है तब वो कण की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन जब वो कण गतिमान होगा तो वो एक तरंग के रूप में जो है क्या करेगा,
तरंग के रूप में व्यवहार करेगा तो प्रकाश था वो तरंग रूप में कहलाएगा अगर कण गतिमान है। तो यहाँ पर हम देख लें क्या लिखा उन्होंने, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया आदि गतिमान होते हैं तो वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे भी हमने बताया किसी गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंग कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था पदार्थ तरंगे किसे कहते हैं, या मैटर भी बात है, या द्रव्य तरंग, एक ही चीज है सब। तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, किसी गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? तो जब भी कोई कण होगा, जैसे बताया हमने फोटोन हो गया, तो इन कणों का जो है क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है। ये जो है कण क्या करते हैं, जब गतिमान होंगे, जब एक कण गतिमान होंगे, इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा, तो ये तब जो है किस रूप में काम करेगा, तरंग के रूप में। ठीक है, और जब तरंग होगी तो तरंग की जो है क्या होगी, तरंग के रूप में जब होगा तो इसकी एक अपनी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य होगी। सभी जानते हैं ये क्या होगी, इसकी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। तो इस तरंग दैर्ध्य को ही जब लुईस डी ब्रोगली ने दिया इसे, तो उसको नाम दिया गया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तब उसको तरंग दैर्ध्य ना कह के क्या कहा गया, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो ये लैम्डा का मान ही हमने निकालना है कि कितना होता है, और ये हमें सिद्ध करना है कि 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है। तो चलिए करते हैं इसको हल। तो ये जो है, चलिए तो यहाँ पे हम जो है द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने बताया कि जो फोटोन है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है, कितनी होती है बच्चों, ध्यान है आपको, फोटोन की ऊर्जा याद करा, याद है आपने पढ़ा होगा पहले। ई बराबर कितनी होती है, एच न्यू। हमने बताया था कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में यही बताया गया था कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल और पैकेट में आता है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, और प्रत्येक बंडल और पैकेट में जो है क्या होती है, अपनी ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का जो मान होता है एच न्यू, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो एच जो है प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है। ये मान आपको पेपर में दिया भी रहता है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये आगे दिया रहेगा आपको। तो ई बराबर एच न्यू जो है ये फोटोन की ऊर्जा होती है। और जब ये फोटोन गतिमान होगा तो यहाँ पर जो है क्या लगेगा इसमें, आइंस्टीन का आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, उसका जो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, ई बराबर, ध्यान है आपको, ई बराबर क्या होता है, अगर एम द्रव्यमान का जो फोटोन है और प्रकाश की चाल से गतिमान है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो तब आप जो है इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबर आ जाएगा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, एम बराबर आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। एम बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हम क्या निकालेंगे, जो फोटोन गतिमान है, तो जब फोटोन गतिमान होगा तो उसका क्या होगा, अपना संवेग होगा। ठीक है, संवेग, फोटोन का अपना क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान आपने ध्यान रखना शून्य होता है। गतिज द्रव्यमान आप यहाँ पे चल रहे हैं, तो फोटोन का जो संवेग होगा p बराबर, हमें पता है संवेग का सूत्र क्या होता है, एम वी। तो एम जो है v की जगह क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि c प्रकाश के वेग से गतिमान है, फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है, तो एम सी। तो p बराबर क्या हो जाएगा, एम सी। तो यहाँ पे हमने जो है क्या करना है, m का मान यहाँ से, ये वाला मान यहाँ से हम उठा के यहाँ पे रख दें, तो P बराबर हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। सी से एक पावर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी। यहाँ पे आपने एक पॉइंट क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एच न्यू को ले जाना है अपॉन में, सी के अपॉन में ले जाना है, सी अपॉन न्यू। आपने जो है क्या करना है, सी अपॉन न्यू, न्यू क्या होती है, आवर्ती होती है, तो एच बराबर हो जाएगा सी अपॉन न्यू। अब आपने ध्यान रखना है सी अपॉन न्यू की जो वैल्यू होती है क्या होती है, ये आपको ध्यान है, ये होती है लैम्डा की। लैम्डा बराबर हमने पढ़ा है कि चूंकि आपने जो है लैम्डा बराबर पढ़ा है, चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है। तो ये आपने ध्यान रखना, लैम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है। तो यहाँ पे आपने जो सी अपॉन न्यू की जगह क्या रख देना, लैम्डा। तो यहाँ पर आपने जो है तरंग दैर्ध्य निकाली, तो ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र आता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ये वाला जो सूत्र है, ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का है, लैम्डा एच अपॉन पी। तो आप कहेंगे अभी तो ये हमारा निकला ही नहीं, यहाँ पर तो हमें ये निकालना था 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ से आप देखो, यहाँ पर आप जो है, यहाँ से आप संबंध सिद्ध करेंगे कि जो अगर आपको पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि जो है आपको पूछा जाए कि जो है आप जो है कण और तरंग प्रकृति को किस प्रकार से संबंध कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे लैम्डा जो है तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है, और पी क्या होता है, कण का संवेग होता है। तो यहाँ पे तरंग की तरंग दैर्ध्य भी आ गया और कण का संवेग भी आ गया, तो दोनों एक दूसरे के साथ संबद्ध हो गए ये सूत्र से। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी आता है। तो यहाँ से भी आप जो है इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अगर ये पूछा गया है 3 मार्क्स का, तो आपने जो है इस तरीके से आपने इसको हल करना है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी।
यहाँ तक क्लियर हो आपको लैम्डा बराबर एच अपॉन बी कैसा है बच्चों? आगे बढ़े, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन बी से अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो आपने जो है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध हमने जो है 11th में पढ़ा था, गतिज ऊर्जा में और संवेग में संबंध। अब उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी आपको। क्या संबंध था? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इसका जो संबंध था √2m_e_k, √2m_e_k। ठीक है, तो ये आपने जो है ये संबंध वहां पे हमने जो है निकाला था। तो ये वाला सूत्र, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये आया कैसे, मैं आपको अलग से समझा दूं कि जो आपने संवेग का सूत्र जाना है वो P बराबर होता है mv, और गति ऊर्जा का जो सूत्र होता है E बराबर होता है ½ mv²। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से आप जो है क्या करोगे, इसको यहाँ पर जो है यहाँ से आप कर लीजिए p² वर्ग कीजिए, m²v² हो जाएगा। 2 का भाग दे दीजिए दोनों तरफ, ये अपनी तरफ से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे ½ mv² को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि m² है तो एक m को बाहर ले लीजिए, यहाँ पे इंटू m कर लीजिए अलग से। ठीक है, और m को ले जाइए अपॉन में 2 के साथ m को ले जाइए अपॉन में 2 के साथ, तो p² अपॉन 2m हो जाएगा। और बचावर देखो ये 1/mv² क्या हो जाएगा बच्चों? E_k। अब ये 2m को गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा p² बराबर हो जाएगा 2m_e_k। p² रूट हटाओगे, वर्ग हटाओगे तो लग जाएगा रूट 2m_e_k। चलो यार मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट में बता दिया आपको। जो है अगर आपको नहीं करना सीधे याद कर लीजिए, p बराबर होता है √2m_e_k। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़े। यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा बराबर निकल गया था h अपॉन p निकल गया, इसको आपने कर देना इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे चूंकि p बराबर आपने लिख देना है √2m_e_k, इसको लिख देंगे आप यहाँ पे। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन √2m_e_k। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हमने जो है इससे आइंस्टीन वाले प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने आइंस्टीन की समीकरण में पढ़ा है कि अगर हम ये जो हम v वोल्ट के विभवांतर से अगर हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं, तब उसकी जो ऊर्जा होती है, उसमें जो मैक्सिमम ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा, वो कितनी हो जाती है? eV हो जाती है। ये अगर v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया हमने तो eV हो जाती है। जैसे आपने बताया eV0 संस्था विभव वाला पढ़ा है eV, तो यहाँ पर जो है v वोल्ट से करेंगे तो उसकी जो गति ऊर्जा अधिकतम कितनी हो जाएगी? E के बराबर क्या लिख देना है? eV। तो उसकी जो गति ऊर्जा हो जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी? E के बराबर eV। अगर हमने v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया तो वहां पे वही था कि v वोल्ट से त्वरित है, तब उसकी जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी? तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन √2m_e_k का मान यहाँ से आप क्या रख देंगे बच्चों? eV। क्या रखना है? eV। अब जो है यहाँ से आपने जो है अब यहाँ पर से क्योंकि h बराबर जो होता है, ये सारे मान आपको पेपर में दिए होंगे, ये आपको याद भी रखना है। अगर आपको नहीं दिए तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है। h बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और E का मान होता है 1.6, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ये सारे मान आपने उठा के रख देने यहाँ पर, सॉरी h का मान भी रख देंगे 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में 2, m का मान रख देना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू E का मान रख देना है 1.6 इंटू 10⁻19 और v को ऐसे ही रहने देना है। चलिए अब आप कह रहे होंगे सर कैलकुलेशन इतना लंबा कैसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने 12.27 अपॉन v, देखो रूट के अंदर ये v वैसे लिख देना है और इसको कर देना है इंटू 10⁻−10। थोड़ा सा अपनी तरफ से आपने एक चीज यहाँ पे बढ़ा देनी है, जो एंगस्ट्रॉम में दिया था उसको 10⁻−10 कर देना है। यहाँ पर आप जो है 12.27 इंटू 10⁻10 मीटर में कर दीजिए पहले, तो तभी आ जाएगा इसका आंसर 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम में। तो ये जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो सूत्र आपको पूछा गया था, सिद्ध करने के लिए आपने इस तरीके से निकालना है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, तो आपको जो है यही निकालना था। तो ये ध्यान रखना आपको 10⁻−10 मीटर, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वाले मान आपको दिए होंगे आगे शुरू में, तो आपने ये वाले मान उठा के यहाँ पर से इस वाले फार्मूले में रख देने हैं और आपका जो है निकल जाएगी डी ब्रोगली
तरंग दैर्ध्य। तो यही आपको 3 नंबर का सिद्ध करने के लिए आएगा, तो आसानी से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है, क्योंकि p बराबर होता है √2m e के, लैम्डा बराबर h/√2m e के, v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करेंगे तो e के जो गति ऊर्जा हो जाएगी उसकी ev होती है, e के का मान आप ev रख दीजिए √2m ev। अब यहाँ पर सारे मान रख दीजिए v को छोड़ करके, v वोल्ट आपको दिया नहीं है तो आपको जो है v वोल्ट दिया हुआ तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 6.6 × 10⁻³ पूरे सारे मान रखे। यहाँ पर आप जो है लैम्डा बराबर जो आपके पास आ गया 12.27 × √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, ये वाला सूत्र याद भी रखना होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी, आपको ध्यान होना है कि अगर आपको क्वेश्चन भी आता है 1 नंबर का पूछा जाता है कि 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य बताइए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो आपने v का मान क्या रख देना है 100 रूट में कर लोगे तो 100 रूट का मान कितना होता है 10, तब आप 12.27/10 कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रहे 1 नंबर का पूछा जाता है 100 वोल्ट के विभवांतर से 64 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तब कितना हो जाएगा, v का मान 64 रख दोगे तो √8 64 का रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो इसको ये फार्मूला इसलिए याद भी रखना पड़ता है, और आपको जो है ये अगर सिद्ध करने के लिए आया तो इस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक आप लोगों के क्लियर हुए, आप लोगों को परीक्षा की शुभकामनाएं। अच्छे से आप परीक्षाएं दीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए, और जरूर कमेंट में और जो है आप अच्छे पेपर सॉल्व करके देंगे तो आप जो है जरूर शेयर कीजिए कि किस तरीके का पेपर आया था और कैसे आप लोगों ने किया। थैंक यू वेरी मच।